लास्ट टाइम। चलिए, जब तक वो ज्वाइन नहीं होते, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। अगर आपने उसे किया हो प्लीज आप उसके बारे में बता सकते हैं। एनीवन ऑफ यू, आपने उसे पूरा किया था? नहीं किया? वेरी शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने आज अष्टांग ए और बी आपको शेयर किया था। ठीक, वैसे ही चंद्र नमस्कार की भी एक सीरीज है। ठीक, उसे आप ग्रुप में शेयर कर देना अभी बोले, अष्टांगा ए और बी। उस वक्त मैं कॉलेज में था तो मैं उसे शेयर नहीं कर पाया। ठीक, और किसी के कोई क्वेश्चन? शांता जी अभी रिकॉर्डिंग को रोक ही दीजिए, ठीक, जब तक अभी नाड़ियां होती है, उस नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो उन मलों का शोधन करना ही षटकम का मुख्य उद्देश्य है। षटकम में 6 क्रियाएं आती है, जैसे कि नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, धोती और बस्ती। जो नेति है वो मैं डायरेक्ट स्टार्ट ही करूंगी नेति से। नेति है, उसे ईएनटी डॉक्टर का दर्जा दिया है। ये नेति हमारे नाक, कान या ऊपर के जो दोष है हमारे नेजल ट्रैक के, इसमें से जो कफ जमा हुआ होता है वो जो मैल के स्वरूप में होता है, उसे हम नेति से, जल नेति, सूत्र नेति से हम उसका शोधन करते हैं, कब दोष का। नौली जो है, नौली, ये हमारी जो एब्डोमिनल में इंटेस्टाइन्स होती है, समझो ये हमारी इंटेस्टाइन की क्रिया है जो हम नौली में करते हैं। जैसे कि जैसे मिडल पार्ट में जो हमारे रेक्टस मसल्स होते हैं, वो हम बीच में लाते हैं उद्यान बंद लगा के। पहले मूल बंद लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं, और बीच में हम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बीच में नौली आ जाती है। और बाद में हम उसे घुमाते हैं। बीच में जो हमारा रेक्टस शीथ करके, एब्डोमिनल शीथ करके जो मसल्स उभर आते हैं उद्यान बंद लगाने के बाद, तो एक बार लेफ्ट साइड पे घुमाते हैं उसे और राइट साइड पे घुमाते हैं। नौली में हम घुमाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन का मसाज हो जाता है, वहां से हमारे दोषों का निर्हरण हो जाता है। और धोती में तो जैसे कि हमें पता है सबको, धोती में बहुत सारे हैं, अंतर धोती और वस्त्र धोती, दंड धोती, हृदय धोती, ऐसा 4 प्रकार है इसमें। तो पहले मैं बताती हूँ दंड धोती का। दंड में जैसे शास्त्रों में बता है कि जो केले का होता है, एक स्टेम होता है केले का स्टेम हम हमारे इसोफेगस में, माउथ के अंदर डालते हैं, और वहां पे उसे मसाज करते हैं हमारी इसोफेगस की, अन्न नलिका की। उससे हमारे अन्न नलिका में जो इसोफेगस में जो कफ जमा हुआ होता है वो बाहर निकलता है। वो हम उसी से हम शोधन करते हैं कफ धातु का, या कफ जैसे मल है हमारे शरीर का, उसका शोधन करते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे हम रबड़ की पाइप होती है, और रबड़ की पाइप जैसे कि आपने कभी आईसीयू में देखा होगा कि पेशेंट के नाक से जो पाइप डालते हैं ना पेट में, उसके जैसी ही पाइप होती है, रबड़ की पाइप होती है। उसमें 2 एंड होते हैं। जो ऊपर का एंड होता है वो हम अंदर डालते हैं हमारे माउथ के अंदर से इसोफेगस में डालते हैं,
और ईसोफेगस से हम स्टमक तक उस पाइप को डालते हैं। इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जहाँ पे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, वहीं पे हमें ओमिटिंग का सेंसेशन आता है। तो ओमिटिंग का सेंसेशन कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे सांसों पे कंट्रोल रखना पड़ता है और पूरे सजगता के साथ लंबी गहरी सांस लेके हम प्रैक्टिकल में ये दंड करते हैं, जो हम वो दंड जो रबर ट्यूब होता है वो अंदर स्टमक तक डालते हैं और स्टमक में जो भी कप जमा हुआ होता है या पित्त भी थोड़ा बहुत होता है अंदर का एसिड वगैरह, वो बाहर निकालता है। उसी से हमारे अंदर की सफाई होती है। अब आते हैं हम धोती में, अंतर धोती में कुंजल एक प्रक्रिया ऐसी है। कुंजल में हम गुनगुना नमक का वाटर लेते हैं और वो माउथफुल तक हमें पीना पड़ता है। ये सभी क्रिया सुबह ही करनी है और खाली पेट करनी है। नेति भी चाहे हो, दंड हो, धोती, अंतर धोती जो हो, वो खाली पेट करनी है हमेशा। और हमेशा ये गुनगुना नमक का पानी यूज करना है। अगर किसी हाई बीपी का पेशेंट हो तो उसे नमक के लिए मना किया जाता है, तो कभी वो कम नमक का पानी या सर्फ का यूज कर सकते हैं। जब हम धोती करते हैं, कुंजल करते हैं सॉरी, तो कुंजल में हम माउथफुल तक पानी पीते हैं, 2 लोटा 3 लोटा, अप्रोक्सीमेटली हाफ लीटर या हाफ लीटर से ज्यादा। और उसके बाद हमें 2 उंगलियां हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर हमें मुंह में डालनी है और एक धोती कुंजल करते वक्त जो पानी पीता है वो कागासन में बैठ के पीना चाहिए। जैसे कि उकड़ू बैठते हैं, उकड़ू बैठ के वो पानी पीना चाहिए, 2 लोटे 3 लोटे। और जब वो माउथफुल फीलिंग हो उसके बाद हमें उसको हमारे मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अंदर, जो हमारी छोटी जीभ दिखती है ना, टंग के अंदर भी वो यूला करके होता है, उसमें हमें टच करना है। तभी तो ज्यादा प्रेशर से वो बाहर अंदर गया हुआ पानी बाहर आ जाएगा। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड से हमारे पेट को भी दबाना है और आगे पीछे भी करना है। आगे पीछे करने के बाद वो पानी बाहर आ जाएगा और जब तक पूरा पानी बाहर नहीं आ जाता तब तक हमारी राइट हैंड की ये 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, हमें बाहर नहीं निकालनी। जब तक पूरा पानी बाहर आता है तब तक वो दोनों उंगली अंदर रहेगी। उसके बाद हम ये प्रक्रिया पूरा समझेंगे और जो भी थोड़ा बचा कुचा होता है उसके बाद वो नमक की वजह से मोशन में चला जाता है। ये हो गया दंड धोती, जो हमें हृदय प्रदेश को साफ करते हैं। कुंजल हो गया हमारा जठर या स्टमक को साफ करता है। वैसे ही हम और एक धोती का प्रकार है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में हमें 3 अंगुल चौड़ा और जो धोती वो होती है वो 15 फीट लॉन्ग होती है। वो वस्त्र कॉटन का होता है। उसे नमक के गुनगुन पानी में उबालना है पहले। उसके बाद हमें वो उकड़ू बैठना है और उकड़ू बैठने के बाद वो प्रोसेस होती है, जो एक छोटी सी गोली करते हैं वस्त्र की। पहले उसे मोड़ के गोली करते हैं और वो अंदर डालनी पड़ती है। ईसोफेगस में अंदर, फेरेंस के भी अंदर डालनी पड़ती है, जो हमें निगलनी है। वस्त्र धोती जब हम निगलते हैं पूरी निगलनी है, अंदर स्टमक तक जाती है और ये पूरी प्रक्रिया 20 मिनट में करनी है। 20 मिनट में हमें वो निगलनी भी है और उसके बाद नौली भी करनी थी, जो कि पेट आगे पीछे करते हैं। तो हमारे पूरे स्टमक की सफाई हो जाती है और 20 मिनट में उसे बाहर भी निकलना पड़ता है। ये हो गया
धोती, धोती में एक शायद गणेश क्रिया रह गई, उसमें भी हम हल्दी का ये यूज कर सकते हैं। हल्दी का जो पार्ट होता है वो, या हमारे मिडल फिंगर का भी यूज करके हम उकड़ू बैठते हैं, जैसे कि इंडियन टॉयलेट सीट में बैठना है और वो घी लगाना है यहाँ पे। हमारे मिडल फिंगर को घी लगाना है और घी लगाकर हमारे एनस का जो ओपनिंग होता है वहां से हमारी मिडल फिंगर को डालना है और एक गणेश क्रिया सबसे लास्ट करनी होती है। अगर कोई काम नहीं कर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करती है तो ये करना है। ये हमें इससे बचाती है। कब से बचाती है? हार्ड स्टूल होता है उससे भी बचाती है। मिडल फिंगर एनस में डालना है घी लगा के और वहां पूरी राउंड फिर घुमाना है मिडल फिंगर को उकड़ू बैठ के। उसके बाद हम पास कर सकते हैं स्टूल। ये हो गया धोती। धोती के बाद त्राटक। त्राटक तो लास्ट में बताऊंगी। नवली, नेति, धोती, कपालभाति। कपालभाति, कपालभाति में क्या करते हैं हम? कपालभाति में 3 क्रियाएं हैं, शीतक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और जो नॉर्मली हम हमेशा करते हैं सुबह। जो कपालभाति में हम सांस मुंह नोज से अंदर लेते हैं और सिर्फ बाहर छोड़ने पर जोर देते हैं, जैसे कि रेचक पे हमें सिर्फ ध्यान देना है। इसमें इस कपालभाति के लिए हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन, ज्यादा से ज्यादा पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठ के हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से हमारा जो स्ट्रोक होता है वो डायरेक्ट कपाल पे हिट करता है। ये मस्तिष्क की शुद्धि करता है। जैसे कि हम षटकम देख रहे हैं तो शुद्धि क्रिया ही है, तो कपालभाति से शुद्धि क्रिया मस्तिष्क की होती है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया है ग्रंथों में। और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा रेचक पे भर देना होता है, रेचक पे कॉन्सेंट्रेटेड करना होता है। और जो भी हम स्ट्रोक लगाते हैं उसके बाद जब हम कपालभाति का स्ट्रोक लगा के अभ्यास पूरा करते तो लास्ट में हमें तीनों बंद लगाने होते, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। और कुछ देर के लिए हमें कपालभाति के अंत में बहिर्कुंभक में रुकना चाहिए, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से हमारी ऊर्जा को, जैसे कि हमने कपालभाति में हमारे पेट को अंदर लिया और बाहर स्ट्रोक दिया तो समान वायु का प्राणवायु से स्ट्रोक लगता है या वो एक्टिवेट करता है और प्राणवायु उदान वायु को। वैसे ये हमारे उदान वायु का स्थान है हमारे नेक से ऊपर, तो ये डायरेक्ट हीट स्ट्रोक देता है हमारे कपाल पे। और इसका फायदा बताया है कि हमारा कपाल तेजस्वी होता है। भाते की जैसे हमारे पेट की हलचल होती है, तो डायरेक्ट स्ट्रोक हमारे कपाल पे पड़ने से ये हमें मस्तिष्क की सारी विकारों से दूर कर रखता है कपालभाति। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शीतक्रम कपालभाति की। शीतक्रम में क्या होता है, हमें मुंह से पानी अंदर लेना होता है, माउथफुल पूरा आ करके पानी लेना है। फिर उसके बाद मुंह को ढकना है और मुंह को ढकने के बाद हमें अपनी जीभ को तालू पे लगाना है और दोनों गालों को पिचकाना है, अंदर पिचका के थोड़ा सा आगे झुकना है, तो हमारे जो मुंह में जो पानी है वो नाक से बाहर आ जाएगा। शीतक्रम में मुंह में पानी लेना है और नेक को आगे, सिर को आगे झुकाते हुए नाक से पानी निकालना है। ये शीतक्रम हो गया। व्युत्क्रम में इससे उल्टा, हम नाक से पानी लेते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं। नाक से पानी लेकर मुंह से बाहर निकालने की क्रिया को हम व्युत्क्रम कपालभाति कहते हैं। इस कपालभाति में हम हमारे ऊपर के अवयव जैसे कि नाक हो गया, नेजल, पूरी नेजल कैविटी,
साफ करते हैं। इससे कफ दोष का स्वेदन होता है, मलों का स्वेदन, स्वेदन नहीं, शोधन होता है। मलों का शोधन होने से हमारा मस्तिष्क तेजस्वी हो जाता है और यहाँ के रोग दूर हो जाते हैं। जैसे कि नेति को बोलते हैं ईएनटी डॉक्टर। नेति वस्त्र, धोती तो हो गया, नेति धोती, कपालभाति, बस्ती। बस्ती में हमें एनल मार्क से, एनस से हमें एनिमा दिया जाता है और एनिमा देकर वो अंदर जो मल बैठे हैं रेक्टम में वो बाहर निकाले जाते हैं। ये बस्ती होती है। बस्ती क्या करते हैं, ये तो ग्रंथों में ऐसा बताया है कि हम किसी बहते हुए पानी में नाभि के नाभि तक पानी में खड़े होंगे और उसके बाद उत्कट आसन में खड़े होना चाहिए। और उसके बाद जो एक पाइप होती है, पहले खोखली पाइप थी किसी लकड़ी की, लेकिन अब रबर की पाइप भी यूज कर सकते हैं हम। वो हमें एनस में डालना है और हमें उत्कट आसन में बैठकर हमें एनस से पानी अंदर खींचना है। गुदा में पानी खींचने के बाद उसे बाहर फिर वापस बाहर डालना है। तो ये है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया से हमारे जो रेक्टम के रोग है वो कम हो जाते हैं या उनका वहां के मलों का शोधन हो जाता है। बस्ती के बाद लास्ट में हम कपालभाति की क्रिया देखेंगे। कपालभाति नहीं, त्राटक हमारा लास्ट है। तो त्राटक में हम अंतर त्राटक और त्राटक स्थूल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सीधे बैठे हैं किसी भी ध्यानात्मक आसन में, हमारे आईज के सामने 3 फुट अंतर होना चाहिए और वहां पे हमें किसी भी लगभग 1 इंच शायद वो बिंदी हो या कोई भरा हुआ गोल हो, वो लगाना चाहिए हमारे आंखों के सामने। और उसपे हमें टकटकी लगा के देखना है। टकटकी लगा के इसलिए देखना है कि हमारी दृष्टि स्ट्रांग हो। जिसकी दृष्टि कमजोर होते हैं और जिसको स्पेक्स होते हैं वो स्पेक्स पहन के ना करे। त्राटक खुली आंखों से करना चाहिए हमेशा। त्राटक स्थूल में हम जैसे कि किसी पहाड़ से कर सकते हैं या उगते हुए या डूबते हुए सूर्य के ऊपर भी कर सकते हैं। टकटकी लगा के उसी टाइम पे देखना है। जो हमें अगर हम सूर्य पे त्राटक करते हैं तो हमें सूर्य पे ही त्राटक करना है। त्राटक में हमें अगर टकटकी लगा के देखते हैं सूर्य को, तो हमारे आईज के अप्रोक्सीमेशन में वो ऊपर ना देखना पड़े या नीचे ना देखना पड़े, ऐसे हमें बैठना चाहिए रीढ़ की हड्डी सीधे करके। और इसके बाद हमें त्राटक करना चाहिए और जब तक हमारे आंख से पानी ना निकले तब तक हमें देखते रहना चाहिए। अगर हम त्राटक कर रहे हैं या किसी भी बिंदु को हम देख रहे हैं तो हम हमारे मनस पटल पर उसकी प्रतिमा दिख रही होती है। अगर हम आंख बंद कर रहे हैं तो आंख बंद करने के बाद उसको देखना है जब तक वो हमारे आंखों से दिखना बंद ना होए। मनस पटल के अंदर की आंख पे मनस पटल पे दिखना बंद ना हो जाए तब तक हमें आंख बंद करके बैठना है। उसके बाद हमें जो हमारे पाम है, पाम को रब करके धीरे से प्रेशर देना है, धीरे से, ज्यादा नहीं। हमें हमारे आंख के ऊपर प्रेशर देना है और उसके बाद हमें आंख खोलनी है। ये हो गया स्थूल त्राटक। सूक्ष्म त्राटक में हम ज्योति का त्राटक कर सकते हैं। हमारे आंख के सामने
ना नीचे ना ऊपर, उसी लेवल पे हमें 3 फुट की दूरी पर 3 फीट की दूरी पर हमें ज्योति लगाना है, जहां वायु ना आ सके, इस जो कि ज्योति को इधर उधर डुलाए ना, हिलाए ना। वो ज्योति स्थिर होनी चाहिए। जो हम कैंडल भी ले सकते हैं, या हमारे हमारे भगवान के जो घर होते हैं उसमें जो छोटी दिया होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज्योति एक जैसी होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और उसी पे हम त्राटक ध्यान लगा सकते हैं, ज्योति ध्यान। और ज्योति में त्राटक कर सकते हैं। 3 फीट की दूरी हमारे आंखों के सामने ध्यानात्मक आसन में बैठना है, और उसके बाद हमें टकटकी लगा के उसी ज्योति को देखना है। उसी ज्योति को तब तक देखना है जब तक कि हमारे आंख से आंसू ना आने। आंसू आने के बाद हमें हमारी आंखों को बंद करना है, और तब तक अपने मनस्पटल पर उसकी स्मृति या इमेज देखना है, जब तक कि वो गायब ना हो जाए, वैनिश ना हो जाए। जब तक हमें दिखती है हमारे मनस्पटल पे उस ज्योति की इमेज, तब तक देखना है। और जब तक वो धुंधली हो जाए, धुंधली हो जाने के बाद हमें अपने आंखों को खोलना है। ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं। जो ज्योति पर त्राटक करना है, या किसी बिंदु पर के ऊपर भी हम यही त्राटक आजमा सकते हैं, जिससे हमारी दृष्टि के दोष कम हो जाते हैं, हमारी दृष्टि मजबूत हो जाती है। ये त्राटक हो गया। त्राटक हमें हमारे निर्णयों को क्या बोलते हैं कि हमें स्थिरता प्रदान करते हैं हमारे विचारों में। जो हम स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं, तो स्ट्रेस कम करने के लिए त्राटक बहुत उपयोगी है। और त्राटक जैसा हमारा ट्रीटमेंट हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि त्राटक करने से हमारी दृष्टि भी ठीक हो जाती है, और हमारे अंतर की दृष्टिकोण भी ठीक हो जाता है, जो सही गलत का फैसला लेने में हमें मदद करता है। हमारे अंतर का द्वंद्व कम हो जाता है। और यही त्राटक हमें स्थूल से सूक्ष्म ध्यान में भी उपयोगी है। यही त्राटक हम स्थूल से सूक्ष्म ध्यान की ओर जाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे षटकम में शोधन के 6 पॉइंट। और इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमारा दोषों का या मलों का या विकारों का शोधन है। हमारी शारीरिक शुद्धि करते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं षटकम की क्रियाएं। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू। किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। वेरी नाइस विद्या जी। ठीक, देखिए थैंक यू सर। विद्या जी का एक्सेंट वैसे महाराष्ट्र वाला है। हाँ जी, तो उसमें थोड़ा बहुत इन्हें हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कभी कभी वो होती है। शुरुआत में इन्होंने काफी उनके ऊपर काम भी किया है, और वो बहुत बेहतर है अभी। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसे समझ पा रहे हैं। ठीक है सर। इस जगह पर आप एक और चीज बता सकती हैं वैसे, व्हाट इज द योगिक सिग्निफिकेंस? अगर हम षटकर्मों को करवाया जा रहा था, इन 6 कर्मों को जो शोधन क्रियाएं हैं, इनको अगर करवाया जा रहा था उन दिनों जब योग को एज अ साधना लिया जाता था, तो क्या इसके सिग्निफिकेंस थे? क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया था? सर, एक तो हमारे साधना में किसी विकार की बाधा ना है। हमारे जैसे कि कोई भी रोग है, जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये तो षटकम क्रिया से आते ही नहीं है। जब अगर जुकाम आता है और हम षटकम करते हैं, जैसे कि नेति करे या सूत्र नेति करे, तो ये कम हो जाता है। साधना में बाधा डालने वाले जो रोग है उनको दूर हटाने के लिए ये षटकम है, जो हमारी शारीरिक शुद्धि करते हैं। शारीरिक शुद्धि ही फर्स्ट स्टेज है जो साधना में हमें सहायक होती है। यस, वेरी नाइस। ठीक, ये इनका सिग्निफिकेंस था कि शुरुआत में ही क्या कर दिया जाए, शोधन कर दिया जाए। और इसका फिक्स समय भी बताया था
कि आप 2 ऋतुओं में क्या कर सकते हैं, षटकर्मों को कर सकते हैं, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। बस। ठीक है, इसे मैं फिर से वैसे ही बताता हूँ कि जब भी आप क्या करते हैं, अपना स्वेटर उतारते हैं या स्वेटर पहनते हैं, 2 मौसम आपको याद है ना, जब आप स्वेटर उतारते हैं, इट मे बी लाइक अप्रैल एंड मई, ठीक है, अराउंड दिस। तो जब आप अप्रैल या मई के मंथ में आप स्वेटर जब उतारते हैं, वैसे तो मार्च में उतर जाते हैं, ठीक, तो इन महीनों में क्या होता है, आपकी बॉडी खुद से आपके अंदर जो दोष क्या हो गए, विकृत हो गए, जैसे कफ दोष है, ठीक है, तो उसे वो क्या करती है, बाहर की ओर निकालने की कोशिश करती है। उन दिनों देखते हैं पॉलन्स की वजह से ज्यादा एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई पहला तो हम इसे तब प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंडली, इसे हम तब प्रैक्टिस करते हैं जब आप स्वेटर पहनते हैं। तो हम किस मौसम की बात कर रहे हैं, इस सितंबर एंड अक्टूबर, इस महीनों की बात कर रहे हैं। तो सितंबर अक्टूबर ऐसे में हम वापस से स्वेटर पहनते हैं। अब क्या कर रही है बॉडी आगे, क्योंकि क्या है, सर्दियां हैं, ठीक है, और सर्दियों में आपके शरीर को वात पित्त कफ तीनों की जरूरत है। तो कफ क्या करता है, स्पेशली आपको अंदर से गर्म रखने का काम करता है। तो शरीर इस मौसम में क्या नहीं करेगा, कफ को बाहर नहीं निकालेगा, उन दिनों उसे रोक के रखेगा, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या करता है, जितना भी कफ इन्फेक्टेड है वो ना बाहर कर देता है। तो आप देखेंगे कि एक तो मार्च अप्रैल, इन महीनों में, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि कफ या एलर्जी आपको ज्यादा परेशान करेगी। या दूसरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन महीनों में आपको ज्यादा ये छींकें और इस टाइप की अगर कोई साइनस की दिक्कत है वो ज्यादा परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि उस दौरान बॉडी खुद चाह रही है कि आप कफ को बाहर निकालें, ठीक। अगर आप क्या करेंगे, साथ में षटकर्मों को अप्लाई करेंगे, तो आप बॉडी की मदद से, जो बॉडी एक्चुअली करना ही चाह रही है, आप उसकी मदद से बॉडी की क्लेंजिंग कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे उसे, ठीक, ताकि आगे आने वाले दिनों में साधनाओं में व्यक्ति को या साधक को कोई परेशानी ना हो, कोई व्याधि परेशान ना करे, ठीक। और इसके यूज थे। दूसरा, ये क्लेंस करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी बहुत क्या करता है, स्टेबल बनाता है, ठीक। आपके इसमें जो एक और इफेक्ट है षटकर्म का, कि वो मेद धातु को भी कम करता है, ठीक है, आपके मोटापे को भी कम करता है, इसे बताया जाता है, ठीक। क्योंकि इसके जस्ट बाद हम क्या करते थे, आसनों की भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो इसके एक इफेक्ट में ये भी है। अब क्या होगा, देखिए, अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे आपने कभी किया है कि कुंजल क्रिया आप करते हैं, ठीक है, या जल नीति, सूत्र नीति, या शीत क्रम आप करते हैं, तो आपने देखा है कि उसके बाद आपका पूरा का पूरा चेहरा या उधर को जो मार्ग है वो पूरा का पूरा बिल्कुल हल्का हो जाता है, ठीक? आप मेंटली बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही क्या होगा, कुंजल के बाद आपको पूरा का पूरा ट्रैक साफ हो जाता है और फिजिकली और मेंटली आप लाइट हो जाते हैं, ठीक? शुरुआत में शोधन क्रिया करवा के उसकी भूमि को तैयार किया जाता है, ठीक? क्योंकि जो भी एक्सक्यूज मी साधक सर, होगा, सर मैंने ना ये शंख प्रक्षालन बताना भूल गई आती तो है, लेकिन आप इसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। जी जी, थैंक यू। ठीक है। संघ प्रचालन आप लोगों ने सुना होगा वैसे, ठीक है। संघ प्रचालन भी एक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके 5 मुख्य आसन हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, सलाइन वाटर को पीते हुए 5 मुख्य आसनों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसे आपने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, ठीक है, मल त्याग करते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होने लगता है, पूरा का पूरा जो जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री ट्रैक है, वो साफ हो जाता है, ठीक। अब इससे भी क्या हो रहा है, इंटरनली जो भी ट्रैक है, जितनी भी उसमें व्याधि है, गंदगी है, या मल इकट्ठा हो गए हैं, उनकी सफाई हो जाती है। अब मैं अगर आपको फिर से याद दिलाऊं, आप किसके साथ काम करने वाले हैं, शरीर के साथ काम करने वाले हैं, ठीक। शरीर में जो 3 चीजें आपको बताई जाती हैं, दोष, धातु और मन, ठीक, इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, ये ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम षटकर्मों को प्रयोग में लाते हैं, ठीक। और इसका यौगिक जो सिग्निफिकेंस विद्या जी ने बताया वो करेक्ट है, कि बॉडी अगर क्लेंस होगी, और आपने त्राटक और कपालभाति का यूज देखा है, वो थोड़ी क्या है, डीप है वो, ठीक है। ये सब सफाई नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सफाई के साथ साथ आपको इंटरनलाइज भी कर रहे हैं, अंदर की तरफ भी मोड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी बॉडी अब क्या होगी, आसनों को करने के लिए और ज्यादा प्रिपेयर होगी। कई लोग कहते हैं ना, शुरुआत में हमें वृक्ष आसन क्यों करवाया जाता है, या हमें बैलेंसिंग पोस्चर क्यों करवाए जाते हैं, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो ये यूज है कि आपको उस जगह पर फोकस की जरूरत है। इन सेकेंडरी, आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आपने इससे पहले षटकर्मों का अभ्यास किया हो, ठीक है। जैसे आप त्राटक करेंगे तो आपको एक टाइप का बैलेंस आपकी बॉडी प्रोवाइड करे, उसका भी वहां चेकआउट होता है, क्योंकि इसी बैलेंस को आपने आगे की साधना में और इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। कुछ एडवांस पोस्चर में, या प्राणायाम में, या
ध्यान की किसी विधि में, उस बैलेंस को अपने इस्तेमाल में लाना पड़ता है। कई लोगों ने, मैंने कहता हूँ ना कि अगर आप वृक्षासन लगाते हैं तो बाद में वृक्षासन कैसे लगाया जाता है, आंख बंद कर लगाया जाता है, ठीक है। तो आंख बंद करने का क्या मतलब है, या हल्की सी आधी सी आंख खोलकर लगाया जाता है। अभी 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 त्राटक में देखा कि त्राटक के कई प्रकार थे, एक बहिर त्राटक, अंदर त्राटक, या जो आधा त्राटक है, अर्ध त्राटक, एक उसे किया जाता है। तो उसमें हल्की सी आंख आपकी खुली रहती है, ना के बराबर, ठीक। तो वैसी स्थिति में अगर आप क्या करते हैं, वृक्षासन लगाते हैं, शुरुआत में बैलेंस नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा, ठीक। अब जैसे विद्या जी ने अभी स्थूल त्राटक आपको बताया था कि आप एक जगह पर फोकस करते हैं, ठीक है। फिर हम जब आंख बंद करते हैं, कुछ समय तक आपको इमेज दिखती रहेगी, ठीक। अब इमेज दिखती रहेगी, तब तक आपने उसी इमेज पर फोकस करना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इमेज अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, कुछ और थॉट्स आ जाएंगे तो अपने आप चली जाएगी। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, वृक्षासन लगाएंगे, वृक्षासन लगाते हुए या ताड़ासन लगाते हुए आप क्या करते हैं, एक पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को ही देखते रहते हैं, अपने आप त्राटक अपने आप बैलेंस बन जाता है। पर आंख बंद करने के बाद क्या होगा, इतने सारे थॉट्स आएंगे, अब बैलेंस कैसे बनेगा। तो उसी टेक्निक को आप यूज करेंगे, पहले एक पॉइंट पर देखते रहेंगे और धीरे से आंख बंद कर लेंगे, आप इस पॉइंट को अपने मन के भीतर बनाएंगे और उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। तब धीरे धीरे अंदर का बैलेंस बनने लगता है। इसे एडवांस प्रैक्टिस में वृक्षासन की किया जाता है, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और शुरुआत में जैसे आंख बंद करोगे तुरंत आपका पेड़ गिर जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उस पेड़ को संभालना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस बन पाएगा, ठीक। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था विद्या जी, लगभग आपने सारी चीजें इसमें कवर कर दी। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ विद्या जी की, कि स्पॉट मूवमेंट के लिए तैयार रहती है, ठीक है। यही क्या है, रियल टेस्ट हम सभी, ठीक है। जब क्या है कि आप तैयारी करके आते हैं, मैं फ्राइडे को बताता हूँ या सैटरडे को बताता हूँ या संडे को बताता हूँ या 1 घंटे पहले बताता हूँ, यू हैव सम टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक, कि आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे, किताबें खोलेंगे, वापस पुरानी वीडियोस को देखेंगे, रिकॉलिंग द ऑल द मेमोरीज। बट एट द इंस्टेंट जब आप तैयार होते हैं, ठीक है, तभी समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर में सिखाएंगे, आपके स्टूडेंट्स होंगे ही आपके स्टूडेंट्स, ठीक है, आप उस लेवल पे काम करेंगे ही, आपके स्टूडेंट आपके मुंह पर ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये कि मुझे षटकर्म के बारे में बताइए, मुझे आसन या ध्यान के बारे में बताइए। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि ओके मैं इसे कल बताऊंगा, आज पूरा का पूरा रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक। कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ विद्या जी, और सभी ने, हम सभी ने एट द मोमेंट चीजों के लिए तैयार रहना, ठीक है। वट एवर विद इन यू, जितना बेस्ट तरीके में आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब पूछ लीजिए आप सभी लोग अपने सवाल, पहले विद्या जी से पूछ लीजिए अगर कोई सवाल है आप लोगों के इसके इर्द गिर्द, यस से रिलेटेड या योग से रिलेटेड, ठीक है, आप चीजें पूछ सकते हैं प्लीज। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं, बट एक व्यू था जो शेयर करना था। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि सूर्य नमस्कार के डीमेरिट्स क्या हैं, तो व्हाट डू आई थिंक इज दैट कि कोई भी आसन का कोई डीमेरिट तो नहीं है, बट डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी हेल्थ उस टाइम पे कैसी है, क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपको, वो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी, एक मेरी कोई फ्रेंड है, उनको मसल रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इट्स डायस्टेसिस रेक्टाई। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल की प्रॉब्लम है, और ये यूजुअली लाइक 60 to 70% फीमेल्स को होती है पोस्ट प्रेगनेंसी। जो हम वो 6 पैक्स वाली मसल्स बोलते हैं ना, इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली। क्योंकि यूजुअली हमारा स्टमक ऐसा है, जब अब बेबी आप कंसीव करते हो तो वो धीरे धीरे एनलार्ज होता है, तो हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी डिटैच हो जाती हैं, तो उसके कारण वो ऐसे ही रह जाती हैं मसल्स बाद में भी, आफ्टर यू डिलीवर द बेबी। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, उनको सूर्य नमस्कार करवाए बहुत ज्यादा कि वेट लूज करना है, और उससे उनका उल्टा और डैमेज हो गया कि उनकी जो जो पाउची बैग बन जाता है स्टमक में, एब्डोमेन में, वो उनका बहुत ज्यादा बन गया। तो उससे मतलब मैंने जो समझा है कि आसन तो सारे अच्छे हैं, बट आप कौन सी सिचुएशन में कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो फिर वो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका ट्रीटमेंट है योगा में,
तो पहले तो मैंने खुद की रिसर्च थोड़ी करी, तो उससे यही निकला कि आपको जितने भी कोर जो आपका ओपन कर रहे हैं ना, लाइक भुजंग आसन, तो आपको ऐसे आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए टिल द टाइम आपकी मसल्स वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आती हैं तब तक। तो ये मेरा एक व्यू था शेयर करने का बिल्कुल कि बिल्कुल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शायद आसन किसी को भी करवाने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। ठीक। और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं कल भी इसे आपको डिस्कस कर रहा था ना कि योगा इज फॉर यू आर नॉट फॉर योगा। ठीक है, इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर आप जितने ध्यान से समझेंगे उतना आप इंजरीज से बच पाएंगे। ठीक है, योग को क्यों बनाया गया है? व्यक्ति के लिए बनाया गया। ठीक, ऐसा नहीं है कि योग ही एक मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को जान सकते हो। ठीक, एक डांसर भी जान सकता है। ठीक, दृष्टा अपने स्वरूप में वहां से भी स्थित हो सकता है। बट योग का जो पाथ है वो क्या है? डिसिप्लिन का पाथ। अब मैंने फिर से कहा कि योग आपकी मदद के लिए। ठीक, कई लोग इसे कैसे लेते हैं? ट्रेनिंग की तरह लेते हैं, जो साधना है। ठीक है, धीरे धीरे साधने की तरह लेते हैं। कई लोग इसे पनिशमेंट की तरह लेते हैं। ठीक, वो समझते नहीं है कि बॉडी जो भी उन्हें क्या देती है, सिम्टम्स देती है, बताती है, उसे वो समझते नहीं है कि अभी अगर क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उन्हें एक्यूट पेन हो रहे हैं। ठीक, और फिजिकल, मेंटल और ब्रेथ के बीच में जो एक कनेक्शन है वो बार बार टूट रहा है, तो बॉडी आपको कोई ना कोई संकेत दे रही है। इस दौरान आपने योगा इंस्ट्रक्टर से बात करने की जरूरत है। इस जगह पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, आपने कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, बट दे अवॉइड। ठीक है, वो सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और एट द एंड फिर क्या होने लगता है? डिसएडवांटेजेस होने लगता है। अब वो डिसएडवांटेजेस उस चीज के नहीं है। ठीक है, वही सोनाली जी आपको शेयर कर रही है कि किस जगह पर आप खड़े हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है ना कि किसी को क्या करना चाहिए, शाबाशी देते हैं तो पीठ थपथपानी चाहिए। ठीक है, थपथपानी चाहिए। बट अगर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो तो तब थोड़ा डेंजरस है। ठीक है, कि थपथपा के अगर वो नीचे चला गया तो ऐसी शाबाशी किसी काम की नहीं है। ठीक, तो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति किस जगह पर खड़ा है। ठीक, उस वक्त आपको कैसी चीजें उसे करवानी चाहिए। तो ऐसा ही है कि अगर कोई व्याधि है आपको, तो सबसे पहले उसे डिस्कस कीजिए अपने इंस्ट्रक्टर से। उसके बाद भी अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, कुछ कुछ टेस्ट आप करवा सकते हैं, जो भी आपकी समझ आपको बताती है, यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट। अगर आप टेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि व्हाई शुड गो फॉर थायराइड टेस्ट और इंसुलिन टेस्ट, या इसके डायबिटीज के टेस्ट को क्यों करवाना चाहिए? अगर हमें सिम्टम भी मिल रहे हैं तो हो जाएगा, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, ऐसे अवॉइड करते रहते हैं। ठीक, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि टेस्ट में जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हॉस्पिटल में एक दिन का चार्ज होता है। ठीक है, उसे वो नहीं समझते हैं उस समय पे। और जब चिड़िया चुग जाती है खेत, उसके बाद उन्हें समझ में आती है, और तब वो कहते हैं कि योग से सारी चीजें खराब हुई। एक्चुअली ये सबसे पहले इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड के बीच में अगर कनेक्शन बना हुआ है तो तीनों आपको सपोर्ट कर रही है। बट सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई इंजरी होगी तो ये अलाइनमेंट टूट जाता है। बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड के बीच का अलाइनमेंट टूट जाएगा। आप बॉडी उसमें आपको सिम्टम दे रही है कि रुको या रेस्ट करो या जो भी चीज। ठीक, तो उस वक्त आपने रुकना चाहिए, वापस एनालाइज करना चाहिए कि एवरीथिंग इज गुड और एनीथिंग यू शुड करेक्ट। तो उस वक्त आपको उसे करेक्ट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए आपके इंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक, और ये सूर्य नमस्कार के साथ है, किसी भी पोस्चर के साथ है कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और गलत पोजीशन पर या गलत जगह पर आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस के बदले डिसएडवांटेज, जैसे एलोपैथी में एक लाइन कही जाती है ना कि हर एक दवाई का क्या है, साइड इफेक्ट है। ठीक, अगर किसी का साइड इफेक्ट नहीं है तो उसका इफेक्ट भी नहीं है। ऐसे ही क्या है, योग की अगर किसी पद्धति का कोई इफेक्ट है, ठीक, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, साइड इफेक्ट भी होगा, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाए। ठीक, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आएगा ही। तो इवन क्या है, उल्टे तरीके से अगर आप सिर्फ सांस भी लेते हैं, पिछले दिनों हम प्राणायाम की जब बात कर रहे थे तो कहा था ना मैंने कि एक पैराडॉक्स ब्रीदिंग होती है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैराडॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जब उन्हें सांस लेनी चाहिए तब वो पेट को क्या करते हैं, भीतर की ओर दबाते हैं, जिससे छाती पर सांस आती है। ठीक, और उसके बाद जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तब वो पेट को बाहर की ओर धकेलते हैं। इनके लिए कपालभाति को समझना, ब्रीदिंग पैटर्न को समझना और आसनों को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये हर वक्त एक टाइप के पैराडॉक्स में रहते हैं। ठीक, और किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज शेयर।
और कोई चीज पूछनी हो रिगार्डिंग षटकर्म, आसन, ठीक, या कल सूक्ष्म व्यायाम हमने किए थे, ठीक, आसन और प्राणायाम तो खैर आगे आएंगे। अभी ये सारी चीजों का आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अभी मैं उस पूरे के पूरे षटकर्म वाले चार्ट को आपको शेयर भी कर दूंगा, वैसे वो पीडीएफ के अंदर भी आपके, ठीक, उससे भी आपको काफी मदद मिल जाएगी। उसको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप उससे भी चीजें देख सकते हैं। वैसे डिटेल में आपने मेरी क्लास में भी और राधा मैम की क्लास में भी उसे पढ़ा हुआ है। आई डोंट थिंक कि कोई उतना कंफ्यूज है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। कोई सवाल हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है एवरीवन, आई होप सभी के कंफ्यूजन दूर है। मैं नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स को आपको फ्राइडे तक शेयर कर दूंगा, ठीक। एंड इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आप मुझे बताइए कि आप क्लास नहीं ले सकते हैं। ये चीज फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है। जो इंडिविजुअल है उसकी प्रैक्टिस के लिए इस चीज को करवाया जा रहा है, ठीक। आप उस अपॉर्चुनिटी को भाग कर एक्सक्यूज बनाते हैं, आप उसे नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज अगर कोई जेन्युइन दिक्कत हो आप शेयर कीजिए, ठीक। ऐसे ही क्लास को अगर आप छोड़ देंगे इट्स वेरी बैड, ठीक। ये बहुत बुरी बात है, आपने इसे रिपीट नहीं करना है किसी के भी। जिसका भी नाम लिया जाए उसे मैं पर्सनली भी उस मैसेज को शेयर करता हूँ। श्वेता जी को भी मैंने वो किया था और कबीर को भी मैंने वो किया था, ठीक। तो अगर कोई दिक्कत होती है, जेन्युइन दिक्कत, तो आप टाइमली उसे शेयर कीजिए ताकि हम किसी और को अगर क्लास दे सकें, या पहले आपने खुद ही से उसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए, जैसा अर्चना जी ने भी किया था, ठीक। तो वैसे आप लोग कर सकते हैं उसे। और प्लीज ये फ्लो ना टूटे, जो आपकी टीचिंग का फ्लो है ये टूटे ना। चलिए आज की उस अपॉर्चुनिटी को तो विद्या जी ने बहुत बखूबी ग्रैब किया, ठीक। आई अप्रिशिएट इट, ठीक। बहुत अच्छा वो सेशन था। चलिए एवरीवन, आज के लिए चीज पूरी होती है, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। ओके एवरीवन। विजय सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं अर्चना। सर हाँ जी मुझे मैम। एक बोलना था। दरअसल मेरा लास्ट टॉपिक भी मैं दे नहीं पाई थी, मैंने उनसे एक्सचेंज कर लिया था। और इस बार का जो नेक्स्ट आप मुझे टाइम पहले दे देंगे, यानी दे दीजिए बेशक फ्राइडे, पर मैं चाह रही हूँ 5 और 6 को पढ़ रहा है शायद आपका मंडे और ट्यूसडे ना। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर 4th को तो मेरा फैमिली फंक्शन है और 7th के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी राजस्थान के लिए ना। तो मैं चाह रही थी yes, आप मुझे these things can be shared on WhatsApp, ठीक है। आप इन चीजों को वहां पर को मुझे बता सकती हैं अगर मैं आपका नाम शेयर करता हूँ तो, ठीक है। वैसे इस वीक आपका नाम नहीं आया, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए आप, ठीक। वरना आप मुझे ट्यूसडे दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कर लूंगी मैंने। चलिए ठीक है, ओके ओके, एवरीवन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विद्या जी। थैंक यू सर। थैंक यू विद्या मैम। थैंक यू सर। थैंक यू विद्या जी, बहुत अच्छा कराया विद्या जी, आपने। थैंक यू विद्या आप- मैम। थैंक यू सो मच। ये सडन वाला विद्या जी टॉपिक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एट ए टाइम। थैंक आपने यू। पहले मुझे वो अपेक्षा थी आपसे कि आप बहुत क्वेश्चन पूछेगी, जैसे मैंने दंत मूल होती, कर्ण मूल होती, ये बताने थे ना छोटे छोटे जो हम प्रैक्टिस एक्चुअली क्या है कि विद्या जी मेरे यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश थी और नेटवर्क इशू था, तो मैंने मेरे को देखा। आपका पूरा सुन भी नहीं पाई, कभी वॉइस आ रही थी कभी जा रही थी, तो मैं लास्ट में अभी ढंग से सुन पाई हूँ जब सर बोल रहे थे। बट बीच में जब आपने ये बोला कि सर मैं ले लेती हूँ तो वही बहुत अच्छा था। और ऊपर से जब आपने बताया तो बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाई दे, लेकिन बार बार ना वॉइस भी जा रही थी और डिस्कनेक्ट भी एक बार तो चला ही गया था बिल्कुल। मैंने कनेक्शन ना देखा। काफी तेज बारिश थी। ठीक है, अभी तो बारिश बंद हो गई है तो इसलिए शायद नेटवर्क आ गया है। ओके, ठीक है। क्योंकि असल प्रक्षालन नहीं बताया तो मैं बता देती, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। नहीं, शंख प्रक्षालन भी मैं भूल गए, और कर्ण दोती, दंत दोती जो हम प्रैक्टिकल नहीं करते वो नहीं बताया मैंने, कोई इसलिए। बात नहीं, जब भी किसी दिन क्लास खाली होगी तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओ नहीं, मुझे पता है, मैंने किया है पिछले 15 दिन पहले। ठीक है। थैंक यू विद्या जी। चलो, चलो बाय। थैंक यू सो मच विद्या। बाय, वेलकम, बाय।